तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा चौथा पार्ट जो कि कक्षा 6 क्लास 6 का साइंस चैप्टर है। और सॉरी साइंस सब्जेक्ट है और चैप्टर है हमारा 4। पार्ट का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक, इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, वस्तु किसे कहते हैं और साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ठीक, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी के बारे में पहले जानेंगे। हमने देखा है कि हमारे भोजन यानी कि हमारे खाने तथा कपड़ों में बहुत अधिक भिन्नता है। अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक ना, विविधता देखने को मिलती है अनेक वस्तुएं पर, खाने पीने पर और सभी पर। हम अपने चारों ओर कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं ना। हाँ, तो इसमें सब कोई देखते हैं। इसी सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न होते हैं। इनकी जो आकृतियाँ होती है तो सिंपल सी बात है, आप सभी को जानते हैं इनकी रंग भी अलग अलग होती है, इनका बनावट अलग होता है, कोई गोल होता है, कोई टेढ़ा होता है, कोई अलग अलग आकृति का होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहनिए। पहनिए बोलते हैं, गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे कि रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे यानी कि जो आप गुल्ली खेलते हैं, गोटी, कंचा, उसे सम्मिलित कीजिए। वो गोल गोल है। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है क्योंकि ये सभी गोल होते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। ठीक ना, मान लीजिए खाया जा सकता है और वह गोल है, जैसे कि हो गया संतरा। तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानी कि वस्तु उन उन सभी वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणी 1.1, 2 और 3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में सम्मिलित हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे गोल गोल वस्तुओं में क्या है, एक ये गोला गोल गोल है और क्या है, कैसेट गोल है, तो ये तो वृत्ताकार हो गया, केवल ये वाला है। ठीक, गोल गेंद, रबड़ की गेंद। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक की बनी हुई बहुत सारे समूह हैं, एक दो लोहे की भी है। ठीक, बनाना चाहते हैं बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौना, जल पात्र यानी कि जिसमें पानी रखते हैं तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को हम इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। जैसे कि प्लास्टिक की वस्तुएं आप एक जगह रख लीजिए, एक जगह लोहे की वस्तुओं को रख लीजिए। उपयुक्त उदाहरण में हमने उदाहरणों से समूहों की आकृति जिस पदार्थ में से वे बने हैं उनके आधार पर बांट लीजिए। मान लीजिए कि एक तरफ लकड़ी की वस्तुओं को रख दीजिए, एक तरफ प्लास्टिक की वस्तुओं को रख दीजिए, एक तरफ कागज की वस्तुओं को रख दीजिए। ठीक, इसी तरह बांट देना है। उसके बाद क्या करना है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों की बनी होती हैं। हाँ, क्योंकि आप जहाँ पे बैठे हैं वो अभी या तो लकड़ी की बनी होगी, या फिर कुर्सी के बने होंगे तो प्लास्टिक की बनी होगी, या फिर आप ज़मीन पे बैठे होंगे, कुछ भी हो सकता है, या फिर चटाई पे बैठे होंगे। ये कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा यानी कि मिट्टी, जमीन पर भी बैठे हो सकते हैं तो मिट्टी की बनी है। बहुत सारी चीज़ों की बनी हो सकती है। क्या आप पदार्थों और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो जितने भी चीज दुनिया में है ना उन सभी को आप सोच लीजिए। क्रियाकलाप 1, आइए हम अपने चारों ओर की अब क्या करना है, आपको अपने चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं हैं, क्रियाकलाप 1 करेंगे। आइए अब हम अपने चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं संभव हो उन सभी की वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे।
हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह यानी कि जहाँ पे इकट्ठा करेंगे हमारे पास क्या क्या होगा। चौक हो सकता है, स्कूल का जो पेंसिल चौक लिखते हैं वो पेंसिल हो सकता है। नोटबुक यानी कि कॉपी हो सकता है, रबड़ हो सकता है, डस्टर हो सकता है, झाड़ू हो सकता है, हथौड़ा हो सकता है, कील हो सकता है, साबुन हो सकता है, पहिया, ये सारी चीज़ आप रख सकते हैं। बैट रख सकते हैं, बॉल रख सकते हैं, माचिस का डिब्बा रख सकते हैं, नमक, आलू, इन सभी को एक जगह रख लीजिए। ठीक। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, दीवार को आप केवल सोच सकते हैं, ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं। वृक्ष, पेड़ को आप मान लीजिए कि हम चलो वहाँ पे उसको उठा के तो नहीं ला सकते ना, तो उनसे एक दो चीज़ ऐसी है जिसे हम सोच सकते हैं। ट्रक सोच सकते हैं, रेलगाड़ी सोच सकते हैं, लेकिन उन्हें ला नहीं सकते हैं। सड़क सोच सकते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को अलग कीजिए, पृथक मतलब अलग कीजिए, जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। अब एक तरफ कर दीजिए जितने भी चीज़ें लकड़ी से बनी है, एक तरफ कर दीजिए जितने भी चीज़ें कागज से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट दीजिए, यानी कि दो अलग अलग ग्रुप में बांट दीजिए। इसमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की यानी कि दूसरे ग्रुप की वस्तुएं किससे बनी है, वे लकड़ी से बनी है एक तरफ और एक तरफ कागज से बनी है। दूसरे समूह की वस्तुओं में इन पदार्थों से बनी नहीं है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं ना। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित मतलब कि एक जगह इकट्ठा की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूचित किया गया। ये देखिए, ये जो फोटो है ना सारणी 4.1, यहाँ पे खिलौना है, बैग है, बहुत सारे हैं, कॉपी है, डस्टर है, इरेजर है, गुड़िया है, ताली है, चाबी है, गिलास है, चिमटा है, ठीक, डिब्बी है, मोबाइल है, कैसेट है, कलम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या करना है, तो एक जगह इकट्ठा की गई सूची 4.1 में प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। तो सभी चीज़ों को पहचान लिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में लिखिए। ठीक। एक कौतुक हो सकता है, एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए कि पूछिए कि इनमें से कौन सी वस्तु किन चीज़ से बनी है। देखिए, अब यहाँ पे लिखाया गया है सारणी 4.1, जैसे कि वस्तु तथा पदार्थ और इनसे बनी चीज़ें। वस्तुएं, प्लेट, थाली किससे किससे बनती हैं, तो कांच की बनती है प्लेट, स्टील की बनती है, प्लास्टिक की बनती है ना। उसके बाद मिट्टी की भी प्लेट बनती है। पेन प्लास्टिक का बनता है और लकड़ी का, सॉरी, धातु का बनता है। धातु मतलब कि जैसे लोहा का बना होता है। ठीक। अब यहाँ पे बुझो क्या बोल रहा है, बुझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो हाँ, बहुत सारी चीज़, जैसे कि प्लास्टिक का पदार्थ जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि लकड़ी भी बनाया जाता है, कलम भी बनाया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, प्लास्टिक का बोर्ड बनाया जाता है, प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक ना। 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी और अधिक पदार्थ आप इस सारणी को कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में लाने वाले वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कर लिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके बाद हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न प्रकार की पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो
कई बार तो वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी का मान लीजिए कुर्सी भी बना है, उसके बाद लकड़ी का बेलन भी बना है। तो एक ही चीज़ का जो है ना, एक ही पदार्थ की बहुत सारी वस्तुएं बनी हो सकती हैं। एक ही पदार्थ की कई वस्तुओं पदार्थों की बनी हो सकती हैं, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी पदार्थ दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें अलग अलग पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो सही बात है। अब हम जानेंगे पदार्थों के गुणों के बारे में, ठीक, कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। तो हम जानेंगे पदार्थों के गुण के बारे में कि वे किस प्रकार के होते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास, कपड़ा, कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता, यानी कि जो गिलास है वह कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि अगर गिलास कपड़े का बनाया जाए तो वह क्या होगा, पानी उससे उठेगा? नहीं उठेगा। अध्याय 3 में कपड़े के एक टुकड़े के साथ जो प्रयोग किया उसे याद कीजिए और यह ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को यानी कि पानी को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यात्मक प्रतीत नहीं होगा? लोग हंसेंगे। ये देखिए, पहली कपड़ा का गिलास बनाई और सब पानी क्या हो रहा है, नीचे गिर जा रहा है। तो कपड़े का गिलास नहीं बनाया जा सकता। गिलास बनाने के लिए हमें कांच का बनाना चाहिए, चाहे प्लास्टिक का बनाना चाहिए, चाहे धातु का यानी कि किसी लोहे का बनाना चाहिए, अथवा मिट्टी का भी बना सकते हैं। ठीक, कोई ऐसा पदार्थ से गिलास बनाया जाता है जो कि पानी को रख सके। कपड़े के गिलास का उपयोग कर रही है पहली, और देखिए यह सारा पानी इसका गिर जा रहा है। जो चाहिए, जो जल को रोक सकता है उसी का गिलास बनाना चाहिए। इसी प्रकार खाना पकाने के लिए किसको बनाना चाहिए? कागज़ का उपयोग करेंगे तो वह तो जल जाएगा, ठीक ना। इसलिए कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा अगर हम कागज़ का या फिर कपड़ा का गिलास बनाएंगे तो, यदि कपड़ा का खाना पकाने की चीज़ बनाएंगे तो तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमें यह देखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का ऐसा पदार्थ ढूंढना चाहिए जो आग से जले नहीं, ठीक, जो उस पदार्थ के गुणों अथवा उपयोग की जाने की वस्तु की प्रयोजन पर निर्भर करती है, यानी कि सभी का एक गुण होता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसकी उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ की विवेचना दिखाई गई है, जैसे दिखावट। पहले बात करना है क्या है? दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे कि लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है ना। लकड़ी अलग दिखाई देती है, लोहा अलग दिखाई देता है। लोहा तांबा तथा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देता है। सभी का रंग भी अलग होता है। लोहा काला दिखाई देता है, तांबा आपका थोड़ा सा पीला कलर का दिखाई देता है, एल्युमिनियम हमेशा थोड़ा सा लाल कलर का दिखाई देता है। परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानता पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा समानता भी पाया जाता है, जो लकड़ी में बिल्कुल नहीं। लेकिन लकड़ी के साथ लोहा का कोई समानता नहीं है, हाँ, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। तो क्रियाकलाप 3 हम लोग करेंगे। क्रियाकलाप 3 में बोला गया है कि अनेक पदार्थों जैसे कि गला, गद्दा, यहाँ पे गत्ता लिखा है, गद्दा, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम का चादर और चौक के कुछ टुकड़े एक साथ ले लीजिए, एक साथ रख लीजिए, ठीक। इनमें से कोई लकड़ी चमकीली दिखाई पड़ती है। चमकीले पदार्थों का एक समूह अलग कीजिए, ठीक। जितने भी चीज़ चमक रहे हैं उन सभी को एक अलग साइड रख दीजिए। और अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान में देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे चमकीले हैं और कुछ वस्तुएं चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए।
मतलब कुछ पदार्थ जो होंगे, कुछ चीज़ें चमकेंगी और कुछ चीज़ें चमकती हुई नहीं दिखाई देंगी। जो चमकता है उसको एक साइड कीजिए, जो नहीं चमकता है उसको एक साइड कीजिए। क्या आप एक अन्य पदार्थ में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा विद्युत देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। ये जैसे देखिए यहाँ पे एक धातुओं की टुकड़ी को धुती देखने के लिए काटा गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। कीजिए, काटिए। धुतीवान तथा धुतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए, यानी कि जो चमकती हैं, जो धातु हैं, ठीक, उन सभी का एक साइड कीजिए और जो धातु नहीं उनको आप एक साइड कर लीजिए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों को, पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे विद्युवान हैं अथवा नहीं है। तो ये आपको चेक करना है कि वह लाइन से करंट दे सकता है या नहीं। आपको चेक करना नहीं होगा, बाबा लाइन मार देगा करंट। पदार्थ जिनमें से इस प्रकार की धुती है वे धातु हैं, यानी कि एक सिंपल देखिए, जो आवाज़ करके देखिए, अगर उसमें छन छन की आवाज़ आएगी तो वह धातु है, और जिसमें छन छन की आवाज़ नहीं आएगी वह धातु नहीं है। सिंपल सी बात। ठीक, धातु मतलब लोहा। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के बने होते हैं। कुछ धातु बंधुआ, बहुधा, मतलब कुछ धातु बहुत चमकीली, अपना जो चमक होते हैं वे खो देते हैं, और विद्युतहीन, धुतीहीन, निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी के अभिक्रियाओं के कारण हो जाता है। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया किस प्रकार होता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा जंग लगने के कारण उनके जो ऊपर का चमड़ा है ना, वो अलग रंग का दिखाई देता है कुछ धातुओं पर। इसीलिए हमें केवल ताजे काटे हुए पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें से धुती है अथवा नहीं है। अब कठोरता, कठोरता देखना है। पहला चीज़ हमने क्या देखे, तो पहला चीज़ हमने देखा यहाँ पे, क्या देखा, दिखावट, कि वह देखने में कैसा लगता है। कोई भी पदार्थ देखने में कैसा लगता है, चमकीला लगता है या फिर कैसा दिखता है, बिना चमकीला दिखता है। अब हम देखते हैं कि कठोरता, किसी पदार्थ की कठोरता कैसी होती है, वह लचीला है या फिर बहुत टाइट है या फिर मतलब नरम है, ठीक ना। तो जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं, मान लीजिए दबा के देख रहे हैं, तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से आपके क्या हो जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं, यानी कि मुड़ जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, चाबी को देखिए मोड़ के, वह मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा। एल्यूमिनियम का ले लीजिए, पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, ये सब मुड़ जाएंगे। लेकिन मोमबत्ती यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा नहीं मुड़ेगा, मोमबत्ती यहाँ पे मुड़ जाएगी। अब कांटी ले लीजिए, कांटी एगो कील, वो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा। चौक, अन्य प्रकार के बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जिसको हम छू के पता कर सकते हैं कि उनमें कठोरता कैसी है। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से मोड़ सकते हैं या फिर संपीड़ित कर सकते हैं अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित की जा सकते हैं, खरोचा जा सकता है या फिर मोड़ा जा सकता है, उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। और कठोर पदार्थ किसे कहते हैं, तो जब किसी पदार्थ को आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, खरोचा नहीं जा सकता, ऐसे पदार्थों को कठोर पदार्थ कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए रुआ, रुआ क्या है, रुआ है कोमल पदार्थ। स्पंज यानी कि आपका जो रोटी वगैरह है कोमल पदार्थ है, ये आसानी से मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। अब मान लीजिए लकड़ी, लकड़ी आसानी से टूटेगा नहीं, टूटेगा, कठोर पदार्थ हो गया। ठीक, उसके बाद कोई भी धातु की चीज़ जैसे कि लोहा हो गया, ये सब कठोर पदार्थ है। दिखावट में पदार्थों में भिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती कठोर, रुक्ष अथवा चिकना हो सकता है। अब देखने में भी पदार्थ अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। ठीक,
अब हम बात करते हैं विलेय अथवा विलेय, मतलब कि कौन जल में घुल जाता है और कौन पानी में नहीं घूमता है, कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाएगा, घुल मिल जाएगा, और कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलेगा। तो सिंपल सा समझिए कि वे सारे पदार्थ जो कोमल हैं वे पानी में घुल जाएंगे, ठीक, और जो पदार्थ कठोर हैं वे पानी में नहीं घुलेंगे, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कठोर पदार्थों के जल में मिश्रित, जैसे कि क्या लुप्त होता है या नहीं। नमक, नमक क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। चीनी क्या है, पानी में घुल जाएगा। बालू भी पानी में घुल जाएगा। चौक का पाउडर भी पानी में घुल जाएगा। लकड़ी का लुगदी भी पानी में घुलेगा, लकड़ी का लुगदी पानी में नहीं घुलेगा, ठीक। अब हम देखते हैं, तो आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। अब हम कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है। जो पदार्थ पानी में घुल जाता है उसे कहते हैं कि जल में विलय है। विलय मतलब होता है घुलना, ठीक। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। अब जैसे किसी सिक्का को, 2 रुपये का सिक्का चाहे 5 रुपये का सिक्का को डाल दीजिएगा तो क्या वह पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा, तो इसे कहेंगे अविलेय। जो नहीं घुलेगा उसको कहेंगे अविलेय, और जो घुल जाएगा उसको कहेंगे विलेय, ठीक। विलेय मतलब मिल गया, अविलेय मतलब नहीं मिला। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? हाँ, जितना भी द्रव है ना, पानी, द्रव, जैसे कि द्रव में बहुत सारा चीज़, जो भी चीज़ पानी के रूप में है वह सारा द्रव है। जैसे कि तेल, तेल में पानी में घुल जाएगा, हाँ घुलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, क्योंकि देखिएगा कि तेल के गोल गोल बूंद हो जाते हैं, ठीक ना। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 5। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने ले लीजिए। द्रव मतलब होता है जो पदार्थ पानी के जैसा दिखता हो उसे ही द्रव कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। कांच का एक गिलास लीजिए और इसे आधे जल से भर दीजिए। मान लीजिए आधा गिलास पानी ले लिए और इसको भर दिए हैं। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए। मान लीजिए भली भांति मिला लिए, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या द्रव जल में के साथ मिश्रित होता है। मान लीजिए हमने ले लिया तेल, ठीक, 1 चम्मच तेल ले लिया, आधा गिलास पानी में घोल दिए। क्या होगा, पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा, घुलेगा लेकिन अच्छी तरह से नहीं घुलेगा। कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं, और वहीं पे अगर हम नमक को मिला देंगे तो नमक मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे नमक मिला है या नहीं, ठीक। लेकिन जल को मिलाएंगे तो वह पता चल जाएगा कि इसमें तेल मिला हुआ है। तेल को मिलाने से तो जो मिल जाते हैं ना उसे कहेंगे, पूरी तरह से मिल जाता है, पता भी नहीं चलता, उसे कहेंगे पूर्णतः मिश्रण। और जो नहीं घुलेगा उसे कहेंगे अपूर्ण मिश्रण, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो जितने अधिक द्रव को उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इसका प्रयोग करके आपको देखना है। करके देखिएगा घर में, पानी देखिए, तेल देखिए, ठीक, नमक देखिए। अब हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जैसे कि तेल को दे देने से अलग सा बना देता है, ठीक। कुछ सामान्य द्रव को जल में मिले करके देखना है, जैसे कि सिरका तो आप लोग को मिलेगा नहीं। नींबू का रस मिला के देखिए तो पानी का कलर थोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से मिल जाएगा। सरसों का तेल देके देखेंगे तो सरसों का तेल ऊपर में एक छाली जैसा, परत जैसा बैठ जाएगा और गोला गोला बना लेगा। नारियल का तेल भी उसी तरह होगा, केरोसिन का तेल भी उसी तरह हो जाएगा। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव की भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी जल में विलीन हो जाते हैं। हाँ, गैस भी जल में विलीन हो जाता है, लेकिन कुछ गैस जल में घुल जाते हैं, जबकि
अन्य नहीं घुलते। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ऑक्सीजन गैस है ना वह जल में घुल जाती है, अगर नहीं घुलती तो जितने भी मछली होते हैं जल के अंदर वे सभी तो मर जाते हैं। ठीक ना, इसका मतलब है कि पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है। ठीक, अब देखेंगे कि वस्तुएं जल में तैरती हैं अथवा डूब जाती हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं तैरेंगी? जो वस्तुएं पतली होंगी, हल्का होंगी, वे तैरेंगी, और जो वस्तुएं भारी होंगी वे डूब जाएंगी। तो अब आइए कैसे पता करेंगे। क्रियाकलाप 4 करते समय हमने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय यानी कि जो घुलता नहीं था वह था ठोस। जैसे कि किसी सिक्के को डुबा देने से वह डायरेक्ट डूब जाएगा, घुलेगा नहीं। और वहीं कुछ चीज़ें जो कोमल थी वह आसानी से जल में घुल जाते थे। कुछ पदार्थों को जल में मिश्रित नहीं किया जा सकता, यानी कि जल के साथ नहीं घोल सकते। जल के पृष्ठ पर, जो जल का पृष्ठ है उस पर आकार तैरने लगे। जैसे यहाँ पे एक क्या दिया दिया, एक पत्ता डुबा दिया है, एक लकड़ी का चीज़ डुबा दिया है, एक यहाँ पे एक बल्ब डुबा दिया है, बोल। उसके बाद जल में कुछ डूबती हुई तैरती चाबी डुबा दिया है। ठीक ना, देख रहे हैं ना। अब क्या कर रहा है, आकार तैरने लगे। अन्य डुबोकर गिलास के तले में पहुंच गए। क्या यह सही है कि हम ऐसे से बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जिनमें से पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं? किसी तालाब की सतह पर घिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो अपनी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंद लीजिए, यानी कि मधु की कुछ बूंद लेना है आपको, गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह जानना चाहती है कि क्या उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डुबाने वाले पदार्थ की 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रव जैसे कि तेल की यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं। मतलब कि सिंपल रूप से जो चीज़ भारी है वह चीज़ डूब जाएगी, जो चीज़ हल्की है वह चीज़ तैरने लगेगी। अब पारदर्शिता, यानी कि कौन सी चीज़ हमें इस पार से उस पार दिखेगी और कौन सी चीज़ें उस पार से इस पार नहीं दिखेगी, उसे ही पारदर्शिता कहते हैं। ठीक, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां पर आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों के दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? आपने दीवार के पीछे छिपते हैं क्योंकि दीवार में इस पार से उस पार की चीज़ें नहीं दिखाई देता है। ठीक, आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास नहीं किया क्योंकि खिड़की के पीछे छिपेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। स्पष्ट रूप से नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जिस वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट और हिंदी में पारदर्शी। अब देखिए दोस्तों, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक के चीज़ होते हैं जिनको आर पार देखा जा सकता है। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा अन्य प्लास्टिक के डिब्बों पर रखते हैं ताकि लोग देखें और इन्हें खरीदें। जैसे कि यहाँ पे रखा है, डिब्बा सब में रखा है ना। अब ये क्या कर रहा है, बुझो कर रहा है कि एगो कागज़ ले लिया है और देख रहा है, एगो आईना ले लिया और देख रहा है। ठीक, कि किसमें हम दिखते थे, इसमें दिख रहा है ये बच्चा। अब क्या करते हैं ताकि खरीद सके हमें। इसके अलावा, इसके विपरीत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ठीक, जैसे कि दीवार हो गया, मिट्टी का दीवार हो गया, लकड़ी का चीज़ बना हो गया, वो सभी से आर पार नहीं दिखाई देगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बक्से के गद्दे के भीतर क्या छिपा है, बक्से में क्या छिपा है। धातु कोई चीज़ बनी है स्टील से, उसके अंदर क्या छिपा है। लकड़ी, गद्दा, धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। कपड़ा भी हो गया अपारदर्शी, कपड़ा से भी एक पार से उस पार नहीं दिखा सकता। ठीक ना। क्या अब हम
यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में बांट सकते हैं। हाँ, जो चीज़ें दिखती हैं इस पार से उस पार उसे पारदर्शी बोलिए, और जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उसे अपारदर्शी बोलिए। अब क्रियाकलाप 6 आता है। कागज़ की एक शीट लीजिए, यानी कि कागज़ का एक टुकड़ा लीजिए, इससे होकर किसी प्रदीप्त यानी कि लाइट को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। क्या दिखेगा आपको? लाइट थोड़ा थोड़ा दिखेगा। एक बूंद खाने का तेल लीजिए। अब तेल से कैसे देखिएगा भाई? मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से यह तेल फैला है। प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अब अधिक स्पष्ट दिखाई देगी? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? देखिए यह क्या बोल रहा है कि कागज लीजिए, उसमें एक बूंद तेल डाल दीजिए। अब देखिए कागज से अब बल्ब दिखेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ सभी चीज़ें नहीं दिखेंगी, कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है परंतु बहुत साफ नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं। देखिए पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी, नोट कीजिएगा, पारभासी बहुत जरूरी है। ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को धुंधला देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को इस पार से उस पार देखने पर धुंधला दिखाई देगा, उसे पारभासी कहेंगे, पारभासी। ठीक। कागज पर लगे उस तौलिए धब्बे को याद कीजिए जिनसे उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? देखिए पारभासी के रूप में आपका हाथ, जब आप लाइट को, मोबाइल का लाइट लीजिए और हाथ की अंगुली में मारिए, दिखेगा कि लाल लाल दिखेगा पूरा, तो उसे पारभासी कहेंगे। उसके बाद कपड़ा को देखिए, कपड़ा भी आर पार थोड़ा थोड़ा जो पतला होगा वो दिखेगा, तो यह भी पारभासी होगा। मतलब जिस वस्तुएं ऐसी दिखाई देंगी उसे पारभासी कहेंगे, और जो वस्तुएं ऐसी नहीं दिखाई देंगी उसे पारभासी नहीं कहेंगे। समझे मेरे दोस्तों? अब हम बात करेंगे, अतः हम पदार्थों को पारभासी और अपारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के रूप में भी हम इसे पहचान सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च को खींचने, वही चीज़ मैंने बताया ना, मोबाइल से कीजिए, बस वही चीज़। तो हमारा हाथ क्या दिखाई देगा? हथेली अपारदर्शी है ना पारदर्शी है? हमारा हाथ क्या है? पारभासी है। क्या है? पारभासी। ठीक। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी विभिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों से मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर अलग किया जा सकता है। मतलब कि पदार्थों को उनके गुण के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक ना? हमें पदार्थों को समूह यानी कि ग्रुप में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उनको अलग करना था। दैनिक जीवन में, मतलब कि अपने दिन में, जो दिन भर में पदार्थों का हम समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों और एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। दुकान भी अगर आप जाएंगे तो कहीं पे किताब रखा है तो कहीं पे कलम रखा है, ठीक ना, ताकि एक जगह की वस्तु एक जगह रखी हो, दूसरे जगह की वस्तु दूसरे जगह रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसी प्रकार की कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार की बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, तो साबुनों को एक जगह रखता है, ठीक ना, अनाज को एक जगह रखता है। इसी प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का दूसरा कारण भी है। तो दूसरा कारण क्या है कि हम तुरंत उस वस्तु को खोज लेंगे कि वह कहाँ पे रखा है, इसलिए एक तरह की वस्तुओं को एक जगह रखा जाता है। पदार्थों को इस प्रकार के समूह में बांटना उनके गुणों का अध्ययन अथवा इन गुणों को किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन सकता है। इसके विपरीत किसी विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे, मतलब इसके बारे में अधिक जानकारी हम लोग आगे पढ़ेंगे,
ठीक, 7वां में, 8वां में, 9वां में, 10वां में, 11वां में, 12वां में। अब हम यहाँ पे सारांश पढ़ेंगे। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार की पदार्थों से बनी होती है। ठीक, दूसरा है कि किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुएं निर्माण यानी कि बनाने में किया जाता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ की वस्तुओं से बनाना संभव है अथवा उसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप गाड़ी बना रहे हैं तो उसमें लकड़ी का भी चीज़ लगेगा, उसमें आपको प्लास्टिक का भी चीज़ लगेगा, लोहा का भी चीज़ लगेगा, ठीक ना, फाइबर का भी चीज़ लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदेदार होते हैं, कुछ अन्य चमकने लगते हैं तो कुछ चमकते नहीं दिखाई देते हैं, कुछ कोमल लग दिखाई देते हैं। कुछ पदार्थ जल में घुलते हैं, कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। कुछ पदार्थ कांच में दिखाई देते हैं, आर पार दिखाई देते हैं, ठीक ना, कुछ पदार्थ आर पार नहीं दिखाई देता यानी कि अपारदर्शी होते हैं। तो कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं भिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा गया है। मतलब कि उनमें क्या समानता है, क्या विसमानता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर ट्यूशन पढ़ते हैं कहीं पे तो वहाँ पे 3 दिन या फिर 2 दिन में आपको एक पार्ट को कंप्लीट कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको आधा घंटा में सभी कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाते हैं और आपको पार्ट भी पढ़ा देते हैं और समझा भी देते हैं, ठीक ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो चलिए पहले लिख देंगे बैट बॉल भाई। दूसरा लिख देते हैं, आप लकड़ी से क्या बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, ठीक, फर्नीचर बनाते हैं। तीसरा बोर्ड लिख दीजिए, करंट वाला बोर्ड, जो बिजली वाला बोर्ड। चौथा दरवाज़ा लिख दीजिए। पांचवा आप अपने मर्जी से कोई भी चीज़ लिख दीजिए, ठीक, टेबल लिख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। इसमें कौन कौन सा चमकता है। तो कांच की प्याली चमकेगा, हाँ बिल्कुल चमकेगा। प्लास्टिक का खिलौना चमकेगा, नहीं चमकेगा। स्टील की चम्मच चमकेगी भाई, सूती कमीज भी नहीं चमकेगा। तो स्टील की चम्मच चमकेगी और कांच का प्याली भी चमकेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ मिलान करना है कि उनमें से जिनमें इन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनाई जा सकती हो। पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। जैसे कि पुस्तक को किससे मिलकर बनाया जाता है, तो कागज़ से मिलकर बनाया जाता है, कागज़। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, कागज़ होगा। उसके बाद प्लास्टिक, हाँ पुस्तक पे प्लास्टिक का कवर भी लगाया जाता है। और क्या, तो पुस्तक को एक के साथ मिलाना है कागज़ के, एक के साथ मिलाना है प्लास्टिक को। गिलास किससे मिलकर बनाया जाता है, तो गिलास कांच का भी गिलास बनाया जाता है। उसके बाद और किसका गिलास, प्लास्टिक का भी गिलास बनाया जाता है। उसके बाद कुर्सी का देखिए, तो कुर्सी प्लास्टिक का कुर्सी बनाया जाता है, लकड़ी का कुर्सी बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद खिलौना, तो खिलौना किसका किसका बनाया जाता है, तो खिलौना बनाया जाता है आपका प्लास्टिक का। उसके बाद मिट्टी का बनाया जाता है, तो यहाँ पे मिट्टी ऑप्शन में है, नहीं है। जूते, जूते किसके बनाए जाते हैं, चमड़े के बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ठीक। और लकड़ी का बनाया जाता है, नहीं, लकड़ी का आप पहले ज़माने में बनाते थे कड़क, जब भगवान पहना करते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे कि बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी कि कौन सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक। तो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे टोटल 7 क्वेश्चन हैं। तो पहला है कि पत्थर पारदर्शी है, मतलब कि पत्थर को इस पार से उस पार देख सकते हैं, नहीं, गलत बात, ये असत्य है। ख नंबर, नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में सॉरी, तो दोस्तों नोटबुक जो है धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती है, तो ये सही है। चौक, जो आप लिखते हैं पेन, ब्लैक बोर्ड में चौक लिखते हैं, ठीक ना, क्या हो जो होता है, चूने का चौक। चौक जल में विलीन होता है, नहीं, पूर्ण रूप से विलीन नहीं होता है, तो इसे हम असत्य मानेंगे। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, हाँ, अगर आपने देखा होगा तालाब में लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है या फिर नदी में लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। चीनी जल में घुलता है, हाँ, चीनी जल में, क्या बोल रहा है, चीनी जल में विलीन नहीं है, गलत, ये असत्य होगा, चीनी जल में विलीन होता है। तो अंगा नंबर असत्य। 4 नंबर,
तेल जल के साथ मिश्रण है। असत्य, असत्य, झूठ बोल रहा है। बालू जो रेत जल में निसादित हो जाता है, हाँ ये सत्य है। सिरका जल में घुलता है, विलीन हो जाता है, हाँ ये सत्य है। अब आपको बताना है कि नीचे कुछ वस्तु और पदार्थों का नाम दिया गया है। जल में जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, गुलाब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा, इनको किस प्रकार समूहित, मतलब कौन गोल है कौन गोल नहीं है। जैसे कि जल, जल गोल है नहीं। बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल क्या है, गोल है, तो इसको गोल में लिखेंगे। एक साइड गोल लिखिए, एक साइड लिखिए अन्य आकृतियाँ। ठीक, एक साइड गोल दे दीजिए, एक साइड दे दीजिए अन्य आकृतियाँ। और गोल में कौन कौन गोल है उसको लिख दिए, और जो अन्य आकृतियों में जो जो गोल नहीं है उसको लिख दीजिए। ठीक, अगला है हमारा 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता है, इनमें से कौन जो है अलग है, इनमें सबसे अलग है। तो आपको देना है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो बच्चा जो है यहाँ पे अलग है, ये सभी जो है लकड़ी के बनने वाली चीज़ें हैं। ठीक, आगे देखेंगे। गुलाब, चमेली, नाव, गेंद और कमल, ये देखिए यहाँ पे सब फूल हैं, जबकि नाव जो है सबसे अलग है। अब आगे देखिए, एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत, ये सभी धातु हैं, जबकि रेत जो है धातु नहीं है। तो इसको अलग कर दीजिए रेत को। यहाँ पे चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट, तो यहाँ पे सबसे अलग कौन है, चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। तो यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा दोस्तों आपका चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का चूर्ण, यहाँ पे रेत सबसे अलग हो जाएगा। ठीक, नहीं नहीं नहीं, कॉपर सल्फेट दे दीजिए, कॉपर सल्फेट यहाँ पे सबसे अलग होगा। ठीक, अब आगे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और हम आपको नेक्स्ट में आपको लाने वाले हैं इसका क्वेश्चन और आंसर, साथ ही नोट्स जो यूपीएससी के साथ आपको अपने सिलेबस भी कंप्लीट करने में सहायता करेगा। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही।